तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये कल जब अपन ने चैप्टर छोड़ा था तो कुछ पार्ट उसके बच गए थे, याद है? मैंने कल एक आपको बहुत बढ़िया थ्योरम बताई थी। वो क्या थी कि अगर एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी और जी, आपको बोला जाए कि एच सी एफ भी दिया हुआ है ए और बी का, ठीक है, ए और बी का एच सी एफ दिया हुआ है, तो इसी में एलसीएम भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ए कॉमा बी का। जब ऐसा होगा तो एलएचएस और आरएचएस आपके इक्वल होने चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन कल तक बात की थी कि भाई दो ही डिजिट की बात की थी। क्या ये दो की जगह तीन डिजिट हो जाए तो मान लो यहाँ सी भी हो जाए, ऐसे एच सी एफ ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी, तो क्या जब भी वैलिड रहेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन अपना, क्या? फाइंड एच सी एफ ऑफ 378 कॉमा 180 420, इन सब का भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। क्या मुझे बता पाओगे? बताओ बताओ, क्या ये वाला रूल अप्लाई होगा? चलिए देखें क्या, फटाफट सॉल्यूशन करके लीजिए। एच सी एफ निकालने की तरफ 378 को लिख लिया है हमने पन्नों पे, और काला चश्मा लगा के 2 1 2, ठीक है, 2 8 16, 2 9 18, 189 का मुझे बताइए जल्दी 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 जल्दी। 3 5 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 और 7 1 7। इसी के साथ 180 की कहानी देखिए। 180 की कहानी है 2 9 18, 0 का 0, 3 3 9, 0 का 0, 3 1 3, 0 का 0, 2 5 10 और 5 1 5, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारे पास आ जाए 4 20, 4 20 के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 2 2 4, 2 1 2 0 0, 2 1 2 2 0, 2 5 10। इसी के साथ आगे बताओ जल्दी। 3 3 9, 3 5 15, सही हूँ? ठीक है। 5 7 35 और 7 1 7। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो बाबा काला चश्मा लगाओ और फटाफट निकाल लो जो अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब क्या करना है सर? 378 के लिए क्या क्या भैया फैक्टर्स आ गए, देखो। अब मेन कहानी है सर, ये चीज़ प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है मुझे बता कि क्या प्रूव करनी है कि 378, ठीक है, इंटू 180 इंटू 420 इक्वल टू एच सी एफ इन तीनों का और एल सी एम इन तीनों का, ठीक है। एच सी एफ इन तीनों का और एल सी एम इन तीनों का। क्या अपन ये सब कर पाएंगे? ये करने के लिए अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगेगा कि 378 के लिए क्या क्या फैक्टर निकाल लिए अपन ने? 2 × 3 × 3 × 3 × 7, ठीक है। अगला क्या है? 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। ये हैं सर 180 के फैक्टर, ये हैं सर 378 के फैक्टर। और क्या 420 के फैक्टर? जल्दी जल्दी बता दीजिए सर। 420 के फैक्टर आपके जो निकले थे वो थे 2 × 2 × 3 × 5 × 7। सर ये कहानी देख लीजिए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? तो एच सी एफ क्या निकल जाएगा सर? ये देखिए, तीनों में 2 कॉमन दिखा, क्लियर है। इसी के बाद 3 भी कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। इसी के साथ और कुछ दिख रहा है कि 2 और 3, बस यही दो चीज़ कॉमन दिख रही है। मतलब एच सी एफ जो आ गया है वो है सर 2 × 3, जो कि होता है 6। और इसी के साथ एलसीएम क्या होगा सर? एलसीएम के लिए मैंने पहले पता था। क्या पहले इस तरीके से इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा? 3 का क्यूब 7 का 1, कोई दिक्कत है क्या? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। इसी के साथ 2 का स्क्वायर, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1, ठीक है। तो एलसीएम के लिए सर, एलसीएम के लिए मेरे को बताइए, विभिन्न शक्तियां देखनी पड़ेगी, विभिन्न प्राणी। एक 2 है, एक विभिन्न प्राणी, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। हाईएस्ट पावर बताओ तीनों में किस किस की क्या है? 2 की सर 2 ही है, 3 की सर 3 की है सर, यहाँ पे 3 है, 5 की 1 है और 7 की भी 1 ही है, ठीक है।
वही HCF क्या आ चुका है सर, HCF आपका आ चुका है 6। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में ये प्रूव करने की कोशिश करने वाले हैं क्या ये वैलिड होगा। तो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि HCF आ गया है 6। बाकी अब देखो, ये पूरी कहानी को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखते चल लो। 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4, 3 का क्यूब क्या होगा जी 27, और 5 का 1, और 7 का 1। मैं इस पूरी कहानी को बोल देता हूँ RHS। ठीक है, ये इक्वल्स टू यहाँ मत लेना। और एक कहानी है वो है अपनी LHS, क्या एक RHS हो गई एक LHS। सर LHS में क्या करोगे, LHS में सर इनको मल्टीप्लाई करके देखूंगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ध्यान से देखो, ये 8 है, ये 0 है, ये 0 है। मतलब लास्ट के जो डिजिट होंगे, कुछ समझ में आ पा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब जो आंसर की शुरुआत होगी, LHS का जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना, वो सर कुछ ना कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, डबल जीरो के रूप में, समझे। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी दिखना चाहिए। डबल जीरो समझ में आ रहा है, जैसे मान लो आप 30 × 40 करते हो, फॉर एग्जाम्पल 30 × 40 जब करते हो तो डबल जीरो देखने को मिलते हैं कि नहीं, 3 4 12, और पीछे ये 2 जीरो हैं। इसी तरीके से यहाँ भी जीरो आएंगे कि नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या, ये डिजिट जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे ऐसे डबल जीरो या सिंगल जीरो देखने को मिलेगा, ये सब करके देखना पड़ेगा। तो 7 5 × 35, ठीक है, 7 और 5 का करना तो क्या होगा 35, ये 5 आया। फिर 5 7 × 35, फिर से 5 आया। फिर 5 4 × 20, और 5 6 × 30, 31 32। मतलब चांस हो सकते हैं, चांस हो सकते हैं, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सर 7 5 जा आ गया सर, 35 आ चुका है। 27 यहाँ पर आ चुका है, 4 यहाँ पर आ चुका है, और 6 का सर स्क्वायर है क्या, 6 का क्या स्क्वायर है, देखना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर तो नहीं आएगा, ये कहाँ से आ गया सर, 6 का स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ अकेला 6 आएगा जो कि था HCF, समझे। ये सर HCF है। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, इतने बड़े डिजिट का मल्टीप्लिकेशन क्या RHS के इक्वल हो सकता है। इट इज़ नेवर पॉसिबल सर, कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। तो ये प्रिंसिपल यहाँ लागू नहीं होता है, ये प्रिंसिपल यहाँ लागू नहीं होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब फाइनली जो पूरे चैप्टर में पढ़ लिया, पूरे चैप्टर में जो पढ़ रखा है जी, लाल लालियों, जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ रखा है, अब भैया उसी का ये जो है ना एक स्टेटमेंट आ गया, जो HCF LCM और ये सब फालतू चीज़ें हमने जो पढ़ लिया है ना जी, उसी का एक पूरा अभी ये स्टेटमेंट बन के आ गया है। स्टेटमेंट आपका क्या है ये, स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर समझते हैं, कंपोजिट नंबर वे नंबर हैं भैया जिनके मल्टीपल बहुत सारे देखने को मिल, फैक्टर सॉरी बट बहुत सारे होंगे। कैसे, जैसे कि मान लो आपका 8 हो गया, इसके फैक्टर क्या है सर, 2 × 2 × 2, 3 फैक्टर हो गए कि नहीं, समझे। ऐसे ही अगर 12 करोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये बोल रहा है एवरी कंपोजिट नंबर जो है ना फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सर ये बोलना चाह रहा है कि जैसे ही आप स्प्लिट करते हैं, ये जो प्रोडक्ट आ गया ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। क्या 2 प्राइम नंबर है, क्या अगला 2 भी प्राइम नंबर है, क्या अगला 2 भी प्राइम नंबर है, ऐसे ही ये भी प्राइम है कि नहीं। तो सर ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर क्या है जी, फैक्टराइज ऐसे ही करेंगे, फैक्टराइज मतलब फैक्टर निकालेंगे तो वो सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकलेंगे। और इस फैक्टराइजेशन में यूनिक बात क्या है पता है, यूनिक क्या है कि फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। सर इन सब का एक यूनिट, यूनिक मतलब पैटर्न होता है कि नहीं, यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर, फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 ही आएगा, ये 8000 नहीं हो जाएगा कभी भी।
ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करने में हमेशा 12 आएगा, ये कभी 12 करोड़ नहीं हो जाएगा। यही चीज़ वो स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी यहाँ ख़त्म होता है। और फाइनली आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जिसे आप कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, समस्याएं। समस्याएं पे ही समस्याएं आपको यहाँ देखने को मिलेगी, समझे। ज़िंदगी में भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उनसे आसान है ये समस्याओं का हल। तो चलिए, ज़िंदगी की समस्याओं की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम करते हैं ये समस्याओं की बात। तो सर, ये वर्ड प्रॉब्लम है एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे। बस ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या मैं इसमें एचसीएफ लगा दूं या एलसीएम लगा दूं। बता दो, डन डन डन। क्या बता पाओगे कि भैया ये क्वेश्चन देख लो ध्यान से, क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 बैल टोल। टोल मतलब बज गई, अभी के अभी घंटी बज गई, टनन 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 टनन, समझे। घंटी बज गई टनन टनन, फटाफट। ठीक है, इस समय बज चुकी है। अब अगली बार भैया घंटी बजती है, जो पहली घंटी जो है ना, ये पहली घंटी जो बनी हुई है, ये बजती है सर 12 मिनट के बाद जी। अगला घंटी बजेगा सर 15 मिनट के बाद जी, समझे, 15 मिनट के बाद। और अगला उसके घंटी जो बज रहा है वो 18 मिनट वाली है, समझे। ये 3 अलग अलग घंटी है। एक तो अभी बज गई है टन, फिर अगली कब बजेगी 12 मिनट बाद। अगली उसकी ये दूसरी वाली घंटी है वो 15 मिनट बाद, और तीसरी 18 मिनट बाद। ऐसे ही जो 12 मिनट वाली घंटी अगली कब बनेगी, जब 24 मिनट का होगा, समझे। ऐसे ही 15 मिनट वाली क्या सर 30 मिनट पे बजेगी। और ऐसे ही 18 मिनट वाली का 36 मिनट पे बजेगी। ऐसे ही ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा समय आएगा जब ये तीनों दोबारा टनन टनन करके बज जाएगी, ये घंटियां टनन टनन करके बज जाएगी। तो अब ध्यान से सोच के देखिए, कभी आपने ध्यान दिया है कि हमेशा एचसीएफ बहुत एक छोटा नंबर होता है, जबकि एलसीएम जो होता है वो हमेशा एक बड़ा नंबर होता है। निकाल के देख लीजिए, समझे। जैसे अगर 12, 15 और 18 कम है, एलसीएम निकालने की कोशिश, एचसीएफ निकाल दूं। अगर मैं 12, 15 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, 12, 15 और 18 का, जैसे मान लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो कि भैया 3 4 जा 12 और 2 और 2, ऐसे ही 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 और 18 का निकाल लूँ, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर मुझे मिल रहा है वो तो मात्र क्या मिल रहा है, 3 मेरे को एचसीएफ मिल रहा है। तो क्या पॉसिबल है ये जो घंटी 12 मिनट बाद बजती थी वो 3 मिनट बाद ही बज जाएगी? क्या ये 3 मिनट बाद बज जाएगी? क्या ये 3 मिनट बाद बज सकती है? पॉसिबल ही नहीं है गुरु, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 3 मिनट बाद बच जाए। इसका मतलब क्या है, एचसीएफ तो लगेगा ही नहीं। तो दिमाग में थोड़ा सोच लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा सर एलसीएम। क्या लगेगा, एलसीएम। तो 12, 15, 18 का एलसीएम निकाला जाएगा, समझे। तो मेरी बात मानना, पहले लिख लेना गिवन। क्या गिवन है, टू फाइंड, फिर फाइंड क्या करना है, और फाइनली टू फाइंड के बाद जो है पता करना क्या, सॉल्यूशन, समझे। गिवन बता देना जो जो गिवन है, फिर फाइंड। भैया नंबर जो हैं ऐसे ही मिलेंगे। बोर्ड में आप देने वाला हो ना, सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड, नंबर तभी मिलेंगे जब थोड़ी साफ सफाई होगी। और तो और इस तरीके से एक पैटर्न में होगा, ठीक है। तो भैया 12 के लिए निकाल ले फटाफट, चलिए। 12 के लिए क्या है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ऐसे ही 15 के लिए कहानी मुझे बताइए, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। और बचपन से ये टेबल सीखते आ रहे हैं, है ना। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरीके से कहानी हमारी आगे जाएगी। तो सर 12 के क्या फैक्टर्स आ चुके हैं, सर 2 का स्क्वायर बोल दूं और 3 का एकम। फिर 15 का बता दीजिए सर, 3 का 1 और 5 का 1। इसी तरीके से 18 का भी मुझे बता दीजिए सर, 2 का 1 और 3 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? अब एलसीएम निकाल रहा हूँ, मैंने कहा था विभिन्न प्राणियों को ढूंढ लीजिए। सर 2 है एक विभिन्न प्राणी, एक 3 है विभिन्न प्राणी,
और एक पागल बैल जैसा 5 है। इनका हाईएस्ट पावर बता दो गुरु। हाईएस्ट पावर 2 का क्या है? 2 का हाईएस्ट पावर है सर 2 का स्क्वायर। 3 का बताओ? 3 का भी स्क्वायर और 5 का 1। तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 5। 9 4 जा 36 होता है, 5 6 जा 30, 5 16 17। सर 180 मिनट बाद जी, 180 मिनट बाद जी ये बेल दोबारा से बजेगा, यही इसका आंसर है। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है कि नहीं? अगर ये क्लियर है तो हमारे आगे चलने की अब प्रोसेस चालू करते हैं जी। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? है ना? 180 मिनट आपका आंसर आ चुका है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, एन आर्मी कंटिंजेंट, क्या आर्मी का एक कंटिंजेंट है, मतलब एक, मतलब कंटिंजेंट क्या, अरे ग्रुप का ग्रुप, कितने हजार आदमियों का ग्रुप चलता जा रहा है। चल चला चल, ठीक है ना, 1000 आदमियों का ग्रुप चलता जा रहा है, इसको कहते हैं हम चल चला चल। ठीक है ना? कहाँ? एक आर्मी बैंड के पीछे 56 आदमियों की, मतलब यहाँ पर जो है ऐसे 56 आदमी, मतलब बने ये जो है ना ऐसे 56 आदमी, 56 आदमी, उनके पीछे से हजारों आदमी चल रहे हैं। ठीक है? द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम सेम होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? भैया थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अगर इसमें मैं एलसीएम निकाल लूँ 56 और 1000 का, सर ये एलसीएम कितना बड़ा आएगा? किसी ने कुछ सोचा कितना बड़ा आएगा? एलसीएम निकाल के देखना, बहुत बड़ा हो जाएगा। समझे? मान लो 50,000 के आसपास आ गया, तो क्या पॉसिबल है कि 50,000 उसमें बढ़ जाएंगे? क्योंकि आदमी ही 1000 है भैया यहाँ तो भैया यहाँ पर लॉजिक लगाओ, वही गिवन लिखो। समझे? फिर टू फाइंड लिखो। फाइंड क्या करना है कि कितने कॉलम, कितने कॉलम गुरु, कितने कॉलम में होगा डिवाइड। और सॉल्यूशन में जाओ तो एक ही काम करना कि एलसीएम तो बहुत बड़ा आएगा भैया, बड़ा इसका। तो भैया एच सी एफ उठा लीजिएगा, एच सी एफ उठाइए। और किसके लिए? एक तो 1000 के लिए एच सी एफ जमा लीजिए। ठीक है ना? कैसे करें? 2 5, हाँ 5 से नहीं, सॉरी 2 से शुरू करो। 2 5 10, और ये लीजिए 250। और क्या होगा? और क्या बताओ? 125। ठीक है? और क्या? और सर 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, और 5 1 5। उम्मीद है गुरु तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है? 56 में आओ। 56, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, और 7 1 7। सर उम्मीद है आपको ये समझ आता जा रहा होगा। मेरी ये बात मानिए, आप पॉज करके पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी की एक एक चीज़ आपको बनने लगेगी। ठीक है? इसी के साथ अपने पास 1000 के लिए क्या क्या फैक्टर्स आ चुके हैं, जल्दी बताओ। 1000 के लिए क्या क्या आ चुका है? सर 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है? ऐसे 56 के लिए क्या आ गया सर? 2 × 2 × 2 × 7। तो सर 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया। मतलब दे वुड बी अरेंज्ड इन, सर एच सी एफ आया आपका 2 × 2 × 2 जो होता है 8। तो ये अरेंज होंगे बाबू साहब 8 कॉलम्स में, ऐसे 8 8 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम्स में अरेंज हो जाएंगी। समझ में आया या नहीं? इसी के साथ हमें और भी कुछ क्वेश्चन करने होंगे ताकि हमारी समझ और बढ़ती जाए। ठीक है? चलिए चलिए चलिए, और लीजिए एक और आ गई है क्वेश्चन। यहाँ तो भैया आपको बनना पड़ेगा ट्रैफिक हवलदार। क्या बनना पड़ेगा? ट्रैफिक हवलदार। ट्रैफिक हवलदार, ये लीजिए। ट्रैफिक हवलदार बनने के बाद आप जो है बस अब लग गए हैं सबको कानून समझाने कि पहली लाइट जली है। सर पहली नहीं, पहली लाइट तो अब भी जल गई। अब भी आप खड़े थे यहाँ काला चश्मा लगा के, ये काला मतलब लाल चश्मा लगा के एकदम खड़े थे, और पहली लाइट तो अब भी की अब भी जल गई।
लेकिन जो फर्स्ट नंबर की, ये लीजिए सेकंड नंबर की, थर्ड, ये तीनों एक साथ अब भी जल गई। अब अगली बार कब जलेगी ये वाली? सर 48 सेकंड बाद जलेगी गुरुजी। इसके बाद ये कब जलेगी? सर 72 बाद जलेगी गुरुजी। और इसके बाद ये लाइट कब जलेगी? सर 108 सेकंड बाद जलेगी गुरुजी। समझे कि नहीं? अब सोच के देखना है इसमें कि दादा मैं HCF निकालूं या LCM निकालूं, बताओ। अब भी मैंने बताया HCF भैया बहुत छोटा आएगा। छोटा आएगा मतलब ऐसा हो सकता है ये 5 सेकंड आए। तो क्या 5 सेकंड में ये सारी फिर जल जाएंगी? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो भैया 48 बाद जलती है, 72 बाद, तो 108 बाद जलती है, बाद 108 सेकंड बाद। तो गुरु सीधी बात मुझे समझ में आई कि भैया LCM ही मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, नहीं तो मेरी लंका ढह जाएगी। तो सही है। चलिए फिर लिखिएगा सर, गिवन लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा टू फाइंड लिखिएगा, और यहाँ से डालिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखिएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या फाइंड करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आप लगा लीजिएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट लगाई जाएगी। 3 नंबर है अपने पास, एक है अपना सर 48, अगला है अपना 72, और अगला है मालिक 108। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, और सॉरी 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ये सारे फैक्टर मुझे आते हुए दिख चुके हैं, दिख गए हैं कि नहीं? भैया 48 के क्या क्या बोलो? सर 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है मालिक, ये समझ गया। 72 72 का बोलो। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। और जी इनका भी बोलिए जी, 108 का बोलिए जी, तनिक बोलिए जल्दी। 2 × 2 3 × 3 अब मैंने पहले ही कहा है कि इनको लिख लो इस फॉर्म में। ये लो, और सॉरी 2 to the power 4, 3 की पावर 1, 6 on 2 की पावर 3, और 3 का स्क्वेयर। इसी के साथ 2 का स्क्वेयर और 3 का क्यूब, इन्हीं का LCM निकालना है गुरु। विभिन्न प्राणियों को लिख लीजिए, 2 है और 3 है। 2 का हाईएस्ट पावर 4 है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 है। 2 का पावर 4 का मतलब क्या है? 4 4 जा 16, और ये 27। क्या मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कोई वैदिक मैथ्स लगा के बता पाएगा क्या? क्या हो सकता है? 6 7 जा 42, फिर 2 6 जा 12, 7 1 जा 7, 2 6 जा 12, 7 1 जा 7। जल्दी जल्दी बताओ कोई। अरे यहाँ पर लिख के भाई सॉल्व कर लो। 6 7 जा 42 होता है। ठीक है, उसके बाद 2 6 जा 12, और 19 4 और 2 1 जा 2, 3 4 5, 532। 532 भैया, 532 सेकंड बाद ये जलेगी। कितनी देर बाद? 532 सेकंड बाद। और उन्होंने कहा था सुबह भैया 8 बजे, ये 8 बजे का लिखा था, 8 बजे, सुबह 8 बजे। ये पहली बार जल चुकी थी, तो 8 बजे जल गई थी। तो अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो सर, 532 को 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो 6 7 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। ठीक है, और 3 4 5, फिर 6 8 जा 48, फिर से 48 आ जाएगा, 40 बचेगा, फिर 6 6 जा 36, और फिर से ऐसा 88.66 मिनट्स आता है। समझे? अप्रोक्स यही आता है। मतलब 80 मिनट बाद, 80 मिनट बाद मतलब कितने घंटे? कितने घंटे होंगे? सोच के देखो गुरु, सोच के देखो। क्या हो सकता है? 1 मिनट, 1 मिनट पे तो गड़बड़ तो नहीं हुई? हाँ मतलब 60 से 60 मिनट, 1 घंटा, 60 70 80,
मतलब 1 घंटे 18 मिनट, समझे। तो भैया 8 बजे से लेके 1 घंटे 18 मिनट कितने होता है, 9 बज के 18 मिनट पे ये नेक्स्ट होगी। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार ये क्वेश्चन पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। और मुझे बताओ कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है, तो शायद ये अधूरा है यार क्वेश्चन। 312 260 156 स्टूडेंट टाइम दे 11 बसेस आर टू बी हायर टू टेक। चलिए ये क्वेश्चन शायद आधा अधूरा है तो इसको रोक जाते हैं 1 मिनट। आगे ये वाला क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट, सोनिया टेक 18 मिनट टू करना वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। तो भैया ये दोबारा कब टकराएंगे, दोबारा। जैसे ये क्वेश्चन है कि देर इज अ सर्कुलर पाथ, ये दोबारा कब है, व्हेन विल, ये पूरा क्वेश्चन ऐसा, विल दे अगेन मीट। सर ये भी सेम ही क्वेश्चन है, मेरा ये मानना है कि आपको खुद करना चाहिए, ये होमवर्क रखिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है सर। ये अगली बार कब मिलेंगे, क्या HCF लगेगा कि LCM? सर कमेंट में इनके आंसर मुझे बता देना, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ वाले का याद से बताइएगा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नया हम ट्राई करते हैं, क्योंकि भैया हमें जो है तूफानी करने में हमेशा मजा आता है। इनने बोला कि ग्रेटेस्ट नंबर बता दो ये, जो भैया 440 बाई 572 और 699 को भाई ऐसा डिवाइड कर दे कि 4 5 6 इस तरीके के रिमाइंडर बचे जाएं गुरु। समझ में आ रहा है? तो एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल देख लो गुरु। एग्जाम्पल ये है कि 10 है, बोल दिया कि इसको 3 से डिवाइड कर दो। मैंने बोला ठीक है कर दे रहा हूँ, 3 3 जा 9, एक बच गया। कितना बच गया भैया, एक यहाँ पर बचा हुआ मेरे को दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन सुनो, 3 से डिवाइड किया तो कितना बच गया, एक। अगर ये एक मैं 10 में से घटा दूँ, एक मैं 10 में से घटा दूँ तो ये 9 हो जाएगा, और ये तो फिर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, है ना। कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो अगर 10 की जगह ये 11 होता, मान लो कि 11 अगर ये डिवाइड होता 3 से, तो फिर क्या होता, 3 3 जा 9, कितना बच गया, 2 बचता। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इस केस में पूछता कि दो नंबर हैं 10 और 11, जिसमें रिमाइंडर आता है सर 1 और 2, तो कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है? मैं कहता हूँ भैया 3 डिवाइड करता है कि नहीं, जिसमें 1 और 2 आते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पता लगाना है 4 5 और 6 कौन देता है, ये अंडे कौन देता है 4 5 और 6, तो इसके लिए सर ये कहानी आप बिल्कुल ट्राई करें। क्या है ट्राई, कि मैं पहले ढूंढ लेता हूँ कि ये कंप्लीटली डिवाइड कब होंगे। कंप्लीटली डिवाइड समझ में आ रहा है? जैसे कि 10 कंप्लीटली डिवाइड कब हो पाता 3 से, जब इस 10 में से मैं ये रिमाइंडर हटा दूँ। ऐसे ही 445 कंप्लीटली डिवाइड कब होगा, जब मैं इनमें से कितना हटा दूंगा, 4 हटा दूंगा, तो ये हो जाएगा 441। इस तरीके से 572 है, इसमें से भी अगर मैं 5 हटा दूंगा तो भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये होता है सर 567। ऐसे ही अगर मैं 699 में से मालिक 6 हटा दूं, तो ये बचता है 693। ये सारे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे किसी नंबर से। कौन नंबर होगा, कौन नंबर सर? फिर वही सोचिए कि HCF लूँ कि LCM, क्योंकि LCM लूँगा तो हो सकता है बहुत बड़ा आ जाए सर, ये 1000 पार चला जाए, निकाल के देख लीजिएगा। तो कुछ छोटा ही नंबर होगा ना जी जो इसको डिवाइड कर रहा होगा। मुझे सोच के बताइए कि 1000 नंबर डिवाइड कर रहा होगा इसको। तो 441 का फटाफट निकाल के बताइए मुझे। 441 कुछ तो याद आ रहा होगा, जल्दी 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 बताओ। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 7 जा 21, यही होगा क्या? सच सही किया ना मैंने? देखो जल्दी फिर से। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, कोई दिक्कत? फिर से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, नहीं ये 3 से तो नहीं होगा सर।
और जो अगला नंबर जो लास्ट नंबर था सर 693, पहले इसको ट्राई करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। आगे फिर से 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21, 7 11 जा 77, 11 1 जा 11। इसका क्या होगा भैया, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्या 3 से आ पाएगा? 3 7 जा 3 8 जा 24, हाँ आ जाएगा। चलिए कि 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। ऐसे 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो ये सीरीज यहाँ फिर से मिल चुकी है हमें। चलिए क्या है 441 का, जल्दी जल्दी बताइए। 3 × 3 × 7 × 7, इसी के साथ 5, सॉरी 441 का 567 का, जल्दी बताइए। 3 × 3 × गुरु 3 × 3 × 7, हाँ ठीक है। और 3 फिर लास्ट वाले का 693 का गुरु, जल्दी 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 जल्दी। 3 × 3 × 7 × 11। अब काला चश्मा लगा के मुझे बता दो, 3 कॉमन दिखा, फिर से ये 3 कॉमन दिखा, फिर ये 70 कॉमन दिखी, तो क्या आएगा सर? 3 × 3 × 7, 3 3 जा 9, 7 जा 63। यही वो नंबर है सर जो डिवाइड करेगा इन तीनों को जी, तीनों को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर दे देगा जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर हो रहा है या नहीं? आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जाता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा, तो आपके लिए भी कहानी काफ़ी आसान हो जाएगी। होमवर्क है सर कि ये सारा सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। और इसका सॉल्यूशन में जो है ना, ये जो जो नहीं किए हैं ये सब मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। कहाँ? टेलीग्राम पर, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक और नया थ्रिलिंग क्वेश्चन आता है कि भैया ये नंबर मुझे बताइए, क्या ये प्राइम नंबर जी, ए जी प्राइम नंबर है जी, या कंपोजिट नंबर है जी? बताओ। अब भी रूल ऑफ एरिथमेटिक में पढ़ा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सर? वो फैक्टराइज जब उनको करते हैं ना जी सर, जी सर, जब आप फैक्टराइज करते हैं ना तो आपको जो नंबर मिलते हैं वो सारे प्राइम के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, यही सब मिलके बनाते हैं कंपोजिट। याद है कि नहीं? अब भी बताया कि जैसे 12 है तो सर क्या होता है 4 × 3, और 2 × 2 × 3 लिख सकता हूँ, ये सारे प्राइम है कि नहीं? है कि नहीं? ये इसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ऐसे ही देखो सॉल्यूशन में अगर कंपोजिट बताना है तो ऐसा कुछ लाके दिखा दो, और प्राइम लाना है तो प्राइम का आपको पता ही है कि 1 से डिवाइड होता है और खुद से सेल्फ से डिवाइड होता है, या तो ऐसा कुछ ला दो। तो चलिए शुरू करते हैं कि 3 × 5 × 13 × 46 +23, ठीक है। अब क्या हो सकता है सर? क्या 23 यहाँ वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये देखो 3 × 5 × 13, ठीक है, ×2 × 23 लिख सकता हूँ 46 को। कोई दिक्कत मालिक? कोई दिक्कत तो नहीं जी मालिक? कोई दिक्कत नहीं ना? कि सुनिए लाल लालियाँ सब ध्यान सुनिएगा, ये 23, ये 23 कॉमन ले लीजिए। 23 कॉमन चला गया, अंदर बचा 3 5 जा 15 × 2 + 1, ऐसा कुछ हल तो समझ गया है। अब 23 के साथ में इंटू इनका होगा सर, जल्दी। 2 15 जा 30 × 13 + 1, कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए मालिक, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब ऐसे ही 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 का 0 +1, तो ये हो गया सर 23 × 391, ठीक है। 391 हो चुका है, तो सीधे से ही पता चल गया क्या कि एक 23 भी एक प्राइम नंबर है कि नहीं? 23 एक प्राइम नंबर है। और इसी तरीके से सर 391 भी क्या प्राइम नंबर है? सोच के बताइए मुझे। अगर ये दोनों प्राइम हैं तो जो ये मिलके बनाएंगे वो सर बना देंगे कंपोजिट। का बना देंगे जी? कंपोजिट। कंपोजिट का डेफिनेशन कहता है कि प्राइम से प्राइम में मल्टीप्लिकेशन होगा तो कंपोजिट बनाएंगे ही। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ ये प्राइम तो है नहीं, पहली बात।
ये जो नंबर दिया गया है अपन को, ये प्राइम नहीं होगा। प्राइम होता तो इसका फैक्टर 1 और सेल्फ होता, लेकिन इसके दो, देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं जी, तो कंपोजिट ही होगा, 100% कंपोजिट होगा। और इसी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं आप, HCF और LCM का। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जी, क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जहाँ आ रहे हैं, थोड़ा सा कठिन नहीं कहूँगा, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी होगा, रट्टा रट्टा मारे गया जी। और साथ ही साथ थोड़ा समझ भी बनाना पड़ेगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा, समझे। तो इरेशनैलिटी मतलब क्या? ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। समझ में आ रहा है? ये लास्ट ईयर पढ़ाया गया था। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ही नहीं होंगे, आता ही जाएगा। 2 1 3 5 7 9 2 3 4 5 6 और ये चला जा रहा, ना ही देखिए रिपीट हो पा रहा है एक पैटर्न में, ना ही टर्मिनेट हो पा रहा है जी। कहाँ जा रहा है जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये √2, √3, √5 जी, √7, √11, ये जब जब सॉल्व करके देखोगे तो ऐसा ही कष्टदायक माहौल आपको देखने को मिलेगा कि भैया इनका तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं रहे हैं जी। तो इन्हीं को प्रूफ करना है सर, जो कहते हैं इरैशनैलिटी। और कुछ अपन ये प्रूव करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। कभी कभार किसी चीज को प्रूफ करने के लिए, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ गलत प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कहते हैं कि ठंडे पानी से सर्दी लग सकती है, पीने से, कि गर्मी से आए ठंडे पानी से। तो एक तो रास्ता है कि सर खट से पी के देख लो, तबीयत ठीक नहीं, तबीयत मतलब ठीक रही, मतलब कि भैया ये गलत बात है कि ठंडे पानी से गड़बड़ हो सकती है, और तबीयत बिगड़ गई, मतलब भैया ठंडे पानी वाली बात सच निकल गई, है कि नहीं। तो ऐसा ही कुछ कहानी सर होने वाली है √3 के साथ। हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था इसे इरेशनल प्रूव करने का। क्या कोई रास्ता नहीं था इरेशनल प्रूव करने का? कि हमें ठंडे पानी को तो मतलब पी के प्रूव कर सकते हैं कि सही होगा कि ठीक नहीं होगा, लेकिन जो √3 को इरेशनल प्रूव करना था, इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक गलत रास्ता अपना के देख लिया, गलत रास्ता, ठीक है। और गलत रास्ते पे जब मैं चला गया तो मुझे पता चला कि ये तो मैं कहीं गलत ही आ गया, गलत आ गया, मतलब ये तो गलत है। जो पहली चीज थी वो सही होगी। कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसका अर्थ क्या है कि कुछ गलत लेंगे हम उसे, और फिर देखेंगे कि यार उसमें तो आंसर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर आंसर नहीं आ रहा है कुछ लेने से, तो मतलब पहली वाली चीज सही होगी, समझे। मान लीजिए दो रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, कहीं जाने के दो रास्ते जा रहे हैं कहीं जाने की, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे बी पर जाना है और गलती से मैंने ये रास्ता पकड़ लिया, तो अब मुझे परमानेंटली ये रास्ता जैसे ही पकड़ा, मेरे को पता चल गया कि नहीं भैया ये तो गलत रास्ता था, मतलब ये तो गलत जगह को जाता है, सही रास्ता तो यही होगा। तो यही कर रहा हूँ कि अभी एक गलत रास्ता पकड़ने वाले हैं। तो सल्यूशन देखिए सर, क्या, कि थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि लेट लेट √3 बी रेशनल का जी, रेशनल मान लीजिए। रेशनल मानने का मतलब क्या है?
कि √3 अब p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p एंड q should not have common factor, should not have common factor, समझे? कॉमन फैक्टर नहीं होंगे p और q के। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2 और 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 लिखा हुआ है, क्या इसके कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, इसलिए ये रैशनल है। क्या है ये? रैशनल है। अगर इसके कुछ कॉमन फैक्टर हो जाते तो इसका चांस था कि ये भी रैशनल हो सकता था। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पी क्यू के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर पी क्यू के कॉमन फैक्टर निकल गए बाय चांस, तो भैया ये रैशनल नहीं रहेगा, और जो चीज़ रैशनल नहीं रहेगी बारे रैशनल हो जाएगी। तो इसको मैं अब सिंपलीफाई करता हूँ। सिंपलीफाई करने के लिए सर स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बोलते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड जी, बोथ साइड। क्लियर है? तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू p² अपॉन q स्क्वायर। क्लियर है जी? क्लियर है कि नहीं जी? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इसको बोल लीजिए सर इक्वेशन, यहाँ से लीजिए सर, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, और ये इक्वेशन 3 हो गई। अब प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। क्या मैं ऐसा लिख दूँ, q² इक्वल टू p²/3? कोई दिक्कत क्या? बस इसको यहाँ ले गया भैया जी, और कुछ नहीं। और एक बात सुनिएगा अब ध्यान से, एक बात मुझे बताइए कि अगर 2 के स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, 2 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है ना? तो क्या ये 2 का स्क्वायर, मान लो मैंने लिखा कि 2 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, तो क्या 2 भी 2 से डिवाइड होता है? 2 भी 2 से। इन एक और एग्जांपल लेता हूँ बहुत, कि मैं कहता हूँ कि 6 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, तो क्या 6 भी 2 से डिवाइड होगा? होगा कि नहीं जी? बिल्कुल होगा ना। तो यहाँ मैं वही लिखूंगा कि इफ 3 डिवाइड्स p² then also divides p को भी जी वो डिवाइड करेगा। और अगर बाय चांस p को डिवाइड कर दिया तो कुछ तो आएगा, कुछ आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, तो मैं n रख ले रहा हूं। ठीक है? ठीक है ना? और यहां से p की वैल्यू क्या आ गई, 3n। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3, लो भैया जी वाला इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और फिर इसका रिएक्शन क्या आएगा वो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 3 इक्वल्स टू p की जगह पे 3n का स्क्वायर अपॉन q² b इक्वल्स टू सर 3 का स्क्वायर 9n² अपॉन q² इक्वल टू क्या आएगा, 3। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताइए जी। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे पता है क्या आ जाएगा, कि q² इक्वल टू 3n²। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? इस 3 को इधर ले गए, q को ऊपर ले आए। क्या यहाँ से कुछ दिक्कत आ पा रही है? किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बताएं मुझे, है ना? क्लियर है या नहीं? और यहाँ से एक चीज और देखने को आपको मिलने वाली है, क्या देखने को मिलेगी, कि कि यहाँ से n² की वैल्यू आ रही है q²/3 आ रही है कि नहीं? आ रही है। यहाँ भी सेम बात हो जाएगी कि भैया अगर 3 डिवाइड्स q² देन इट डिवाइड
क्यू ऑल्सो, क्यू ऑल्सो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि क्यू को भी 3 ने डिवाइड कर दिया है तो भैया उसका भी कुछ आएगा आंसर, जिसको हम एम बोल देता है। हम क्या बोल देते हैं? एम बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एम का वैल्यू का आ जाएगा, एम का वैल्यू कि क्यू का वैल्यू आ जाएगा 3m। कोई दिक्कत मेरे मित्रों? क्या कोई दिक्कत है कि क्यू की वैल्यू 3m कैसे आई? रिपीट पे देख लीजिएगा मालिक, मालिक देख लीजिएगा, ठीक है। तो सर पी का वैल्यू है 3m, ओ सॉरी क्यू का वैल्यू है 3m, पी का वैल्यू है 3n, ठीक है ना? ठीक है ना? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब देखना भैया, अब देखना 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 देखना। ऑन, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ, ऑफ, ऑफ क्या भैया? किसका? सर क्यू, पी एंड क्यू इन इक्वेशन वन जी। कहाँ जी? इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन कौन सी सर? ये वाली जो दिख रही ना, ये मालिक, ये जो इक्वेशन वन है इसमें, ये वाली में, ये वाली में अब मैं पुट करने जा रहा हूँ। नीचे देखिएगा, नीचे देखिएगा, तो इससे आएगा √3 इक्वल टू 3n अपॉन 3m। और मैं क्या देख रहा हूँ जी, यहाँ तो एक कॉमन फैक्टर आ चुका है। और हमारी बात क्या हुई थी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो देखो क्या लिखा था, P एंड Q शुड नॉट हैव कॉमन फैक्टर। लेकिन वहाँ तो मुझे 3 कॉमन फैक्टर दिख गया, 3 इक्वल टू कॉमन फैक्टर, देयरफॉर इट्स कॉन्ट्रडिक्शन। हमने गलत लिया था ये सब कहानी, इट्स कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर √3 तो भैया यही रहेगा जो था, यही रहेगा जो था। सेम स्टेप सर √7 के लिए भी है। √7 की कहानी में भी सेम है, सेम बिल्कुल सेम। √3 की जगह 7 लिख देना, और वही पी क्यू की कहानी, कॉमन कुछ आ जाएगा उसको निकाल लेना और बता देना कि √7 भी दोषी है, दोषी है, दोषी है। समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं? बहुत कुछ उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब भैया, अब देखो यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया होगा। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यार देखो कंटिन्यू पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी बात है। मेरे को तो क्या वीडियो शॉर्ट रखना आपके लिए, बहुत लेंदी नहीं करना है, इसलिए फालतू बातें ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। तो भैया एक बात ध्यान रखिए, जब भी रेशनल और रैशनल नंबर का एडिशन हो तो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। जब भी रैशनल माइनस रैशनल हो तो भी रैशनल आएगा, रैशनल इंटू रैशनल हो तो भी रैशनल आएगा, और रैशनल डिवाइड बाय रैशनल हो तो भी रैशनल आएगा। जबकि रैशनल प्लस इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल, रैशनल माइनस इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल, रैशनल इंटू इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल, और रैशनल अपॉन इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल आएगा। वही अगर 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 जी इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल आएगा तो हमें नहीं पता, नॉट डिफाइंड आएगा। समझे? कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी, कुछ भी आ सकता है सर। ऐसे इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल क्या आएगा? कुछ नहीं पता। इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल क्या आएगा? कुछ नहीं पता। इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल आया, कहाँ आएगा जी? कच्छू नहीं पता हमें। क्लियर है? मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें 2+5 √3 इज इरेशनल, जहाँ √3 इज ऑलरेडी इरेशनल। अब आपको इस फॉर्म में इसे लाना पड़ेगा कि ये सब सॉल्व हो सके। मैं ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है सर आपका पार्ट 3 में कवर करूँगा। इसके साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद है चैनल पे बने रहें और पुराना वीडियो देख लेना, पुराना वीडियो देख लेना, और पार्ट 3 में हम यहीं से शुरू करेंगे।